अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबका स्वागत है एजुकेशन के 86 के इस 11 अप्रैल के करंट अफेयर की इस क्लास में। दोस्तों आप सभी को बता दें कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी या बैंकिंग की या फिर एनटीपीसी रेलवे की या फिर आरआरबी की, किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर का कितना इंपॉर्टेंस रोल है ये आप सभी जानते होंगे। तो इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, सारे क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम को। जी हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम पहले कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले लेकर आ सकें। आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने, विश्व हेम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए वीडियो को देखना कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चलता है वीडियो देखने में, क्योंकि इससे जुड़ी हुई जितने भी क्वेश्चन सिनारियो हैं वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे 10 अप्रैल। अब देखिए बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे 9 अप्रैल और 10 अप्रैल में, ठीक है। तो 9 और 10 अप्रैल को अभी फिलहाल, ठीक है, 9 और 10 अप्रैल को 2 दिवसीय सम्मेलन किया गया था न्यू दिल्ली में, ठीक है। किस लिए किया गया था? तो ये विश्व हेम्योपैथी दिवस को मनाने के लिए, ठीक है। अब ये विश्व हेम्योपैथी दिवस क्यों मनाया जाता है, इन पे 2 चीजें ध्यान रखिएगा। एक तो डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल, जिनके नाम से ये हेम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, इनका नाम क्या था? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानेमन, ठीक है, हानेमन। या नाम नोट कर लीजिएगा आप लोग, देखिए क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो इनकी यादगार में इनकी जो वर्षगांठ है वो है दोस्तों 10 अप्रैल को। तो ये इसलिए इनके यादगार में ये मनाया जाता है। और ये खोज करता है हेम्योपैथी के, जो कह सकते हैं कि इसके संस्थापक रह चुके हैं डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानेमन, जिनकी वर्षगांठ को मनाया जाता है इस दिन 10 अप्रैल को। अब देखिए विश्व हेम्योपैथी दिवस अवसर पर केंद्रीय हेम्योपैथी अनुसंधान परिषद जो है वो कहाँ है? तो ये नोट कर लीजिएगा, ये न्यू दिल्ली में, और यहीं पे ये सम्मेलन किया गया है। देखिए इससे जुड़े हुए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इनका जन्म पूछा जा सकता है। तो 10 अप्रैल 1755 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये चिकित्सा पद्धति जो कि 1796 ईस्वी में सैमुअल हानेमन, जिनका पूरा नाम है ये, ठीक है, इन्होंने शुरू किया था। तो कब शुरू किया था हेम्योपैथी का इस पद्धति को? तो 1796 में, 10 अप्रैल 1755 में इनका जन्म हुआ था जर्मनी में, ये याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, और ये एक सैक्सनी में हुआ था, ये जर्मनी का ड्रेस्डन के निकट एक सैक्सनी है, वहाँ हुआ था इनका। और इनका निधन हुआ था दोस्तों 1843 ईस्वी में, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बन सकते हैं क्या, कि क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानेमन एक जर्मन फिजिशियन थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कैसे, वो क्या थे? तो वो एक डॉक्टर थे, तो जनरल फिजिशियन थे। और आपको बता दें कि उन्होंने हेम्योपैथी के विकास के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन जीके में पूछ सकता है, और उनका जन्म पूछेगा और उनकी निधन का पूछेगा। तो ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब, ठीक है, ये वर्ल्ड हेम्योपैथी डे का एक साइन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हाल ही में किन देशों के बीच अफ्रीकन लॉयन 2019 का युद्ध अभ्यास आयोजन किया गया है? दोस्तों युद्धाभ्यास से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो युद्धाभ्यास जितने भी हो रहे हैं या हुए हैं 2018 से लेकर 2019 तक के, कम से कम 1 साल का तो आपको याद करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बी, अमेरिका और मोरक्को के बीच हुआ है अफ्रीकन लॉयन 2019 का ये युद्धाभ्यास, ओके। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अब देखो मोरक्को और अमेरिका के बीच एक चीज तो नोट कर लेना, यहाँ पे 16 मार्च से लेके, है ना, 7 अप्रैल 2019 तक ये युद्धाभ्यास हुआ है, जिसका नाम है अफ्रीकन लायन 2019, ओके। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। इस युद्धाभ्यास के आयोजन में आपको बता दें कि टाटा तथा बेन गुइरी नामक क्षेत्रों से यहाँ पे युद्ध का अभ्यास किया गया है। और इस अभ्यास में हजारों सैनिक ने हिस्सा लिया है। ये बहुत ही बड़ा सैन्य अभ्यास है, क्योंकि अमेरिका का सैन्य बहुत तगड़ा है और मोरक्को उसके साथ अभ्यास कर रहा था अफ्रीकन लॉयन 2019 के तहत। देखो क्वेश्चन बन सकता है मोरक्को के बारे में भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मोरक्को जो है उत्तर पूर्वी अफ्रीका का एक देश है, और इसका क्षेत्रफल पूछ सकता है जीके में आपसे। तो देखिए इसका क्षेत्रफल है दोस्तों
7,10,850 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल पूछ सकते हैं मोरक्को, कितना बड़ा देश नहीं है वो। ठीक है, और मोरक्को जो है वो 7 अप्रैल 1956 को स्वतंत्र हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मोरक्को से रिलेटेड ये पूछ सकता है, ये 7 अप्रैल को इसकी इंडिपेंडेंस डे मनाई जाती है और ये 7 अप्रैल 1956 को आज़ाद हुआ है देश। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है। मोरक्को के उत्तर में भूमध्य सागर है और सबकी इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। तो ये तो मोरक्को के बारे में सारी चीज़ें हो गई, यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए इसका क्षेत्रफल बताया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है जीके में आपसे। मोरक्को उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश था, ये भी मैंने बताया आपको। और इसकी राजधानी पूछ सकता है दोस्तों आपसे, तो नोट कर लीजिएगा, इट्स अ रबात। ओके, रबात है इसकी राजधानी और ये आज़ाद हुआ था 7 अप्रैल 1956 को। इसका जो करेंसी है दोस्तों वो दिरहम है। ठीक है, दिरहम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, मोरक्कन दिरहम कहलाता है ये। और उत्तर में भूमध्य सागर के स्थित है ये और अटलांटिक महासागर इसके साइड में है। ठीक है, और ये जो एरिया है जहाँ पे ये युद्धाभ्यास हुए हैं, ये सारे एरिया अगदीर, तिफनाइट, टेंटन, टाटा और बेनग्यूरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, हजारों मिलिट्री सैन्य अभ्यास यहाँ पे हुए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आपका आंसर देना भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो आंसर दीजिएगा यहाँ पे, इट्स ए ग्रैहम रीड। जी हाँ, भारतीय पुरुष हॉकी का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आंसर यहाँ पे ए ग्रैहम रीड। अब देखिए इनसे जुड़ी हुई बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंटरेस्टिंग इसलिए कि ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और ये भारतीय, जी हाँ, पुरुष हॉकी टीम के प्रमुख कोच नियुक्त किए गए हैं। इनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं दोस्तों, ग्रैहम रीड है इनका नाम। और ये अभी बता दें कि इनका कार्यकाल अगले साल के अंत तक, यानी कि 2020 के दिसंबर तक इनका कार्यकाल रहेगा। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी जो मासिक वेतन है वो $15,000 है। ठीक है, $15,000 है एक महीने का वेतन, यानी कि लगभग 10 लाख से ऊपर का इनका सैलरी होगा इंडियन करेंसी में। ठीक है, और अगर हम बात कर लें इनके बारे में, तो ये इनके जो कार्यकाल हैं, इसके पहले वो नीदरलैंड के टीम के सहायक कोच बने हुए थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इससे पहले ये क्या कर रहे थे, तो नीदरलैंड के सहायक कोच बने हुए थे ये। ठीक है, अब देखिए इनसे जो जुड़ी हुई बातें हैं कि इनका कार्यकाल अंत साल तक रहेगा, लास्ट ईयर तक, दिसंबर तक। और स्टिल इनका जो सैलरी है वो मैंने बताया आपको। और इनके लिए यहाँ पे दोस्तों बता दें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करने होंगे यहाँ पे। ग्रैहम रीड जो है वो 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई हॉकी टीम के सदस्य भी रह चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ से इनका यहाँ पे कोच बनना, बहुत अच्छी बात है। रीड जो है वो 1984, 85, 89 और 90 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया टीम के हिस्सा भी रह चुके हैं। तो ये लगातार 4 साल ऐसे टीम में बने रहे और ये चैंपियंस ट्रॉफी 4 साल लगातार किसने जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है एग्जाम में। ओके, यहाँ पे है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए 130 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेला है इन्होंने। तो ग्रैहम रीड के बारे में सब कुछ जान लिया आप लोगों ने। यहाँ पे इनसे क्वेश्चन कुछ भी बनेगा तो आपको आंसर करना होगा। ठीक है, अभी इनको भारतीय टीम का जो है हॉकी टीम का कोच बनाया गया है यहाँ पे। और ये बता दें आपको कि 2009 में ऑस्ट्रेलियाई हॉकी टीम के सहायक कोच भी इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये भी अच्छी बात है, इनको एक्सपीरियंस भी है यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन बनता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पूछ सकता है, तो कैनबेरा है। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है। ऑस्ट्रेलियन पीएम का नाम क्या है, तो स्कॉट मॉरिसन। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं सिडनी बेनर का निधन हुआ है, वे किस देश से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये, तो रिलेटेड है दोस्तों साउथ अफ्रीका से। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सिडनी बेनर हैं वो दक्षिण अफ्रीका के बायोलॉजिस्ट हैं। क्या थे ये, बायोलॉजिस्ट। ये क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये एक बायोलॉजिस्ट थे और इनका निधन हुआ है कब, तो इनका डेट याद रखिएगा 5 अप्रैल को अभी 19 में हुआ है निधन।
ठीक है। और यह जो थे 73 वर्षीय थे जिनका ये निधन हुआ है। और इन्होंने इजरायली जो माफ़ कीजिएगा 5 अप्रैल को इनका निधन हुआ है, जो कि जेनेटिक कोड के क्षेत्र में ये शोधकर्ताएं किए हुए हैं बहुत सारे। इनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन से स्टेट से हैं, कौन से मतलब कंट्री से हैं, तो बताइएगा। ये अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के बायोलॉजिस्ट हैं। और जो इन्होंने बुक लिखी है वो है द स्पिरिट ऑफ साइंस, इन द स्पिरिट ऑफ साइंस, लेक्चर बाय द सिडनी बर्नर ऑन डीएनए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स के नाम पूछे जा सकते हैं। दूसरा बुक है फेमस इनका वॉर्म्स एंड ब्रेन। ये दोनों पुस्तक बहुत फेमस है, इसलिए मैंने नाम लिखा यहाँ पे। अवार्ड जो है, देखिए अवार्ड जो है ये नोबेल प्राइज़ विजेता है इन साइकोलॉजी और मेडिसिन में। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये बायोलॉजिस्ट है इसलिए मेडिसिन में इनको मिला है, और साइकोलॉजी के लिए भी इनको मिला है, ओके, नोबेल प्राइज़। और नोन फॉर, ये जाने जाते हैं जेनेटिक ऑफ कैनेरोहैबिडिट्स एलिगेंस नोबेल प्राइजेज, ठीक है। तो इनको जाना जाता है, जेनेटिक बोला जाता है इनको, कह सकते हैं इस क्षेत्र में इनको जानने में बहुत ही महारत हासिल है, और इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, इसलिए ये भी फेमस हैं। और इनका निधन हुआ है 5 अप्रैल 2019 को, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन बनता है आपका साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका का दोस्तों कैपिटल क्या है, तो केप टाउन है। और देखिए प्रेटोरिया और ब्लूम फॉन्टेन, ये वहाँ के जो केप टाउन है वहाँ के सिटी नेम है, ओके। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। जो कि कैपिटल सिटी इनको भी कहते हैं वहाँ का। करेंसी है यहाँ का साउथ अफ्रीकन रैंड, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट है यहाँ के, तो वो हैं क्रिल रामपाश, ठीक है, रामापोसा, ठीक है, याद रहेगा क्वेश्चन। क्रिसिल माफ के साइरल रामपोसा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आइजैक हाइक रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल प्लेयर एंड टू विच कंट्री आर ही रिलेटेड। आइजैक हाइक जो है हाल ही में विश्व के सबसे उम्र दराज फुटबॉलर खिलाड़ी बने हैं। सबसे उम्र दराज खिलाड़ी, यानी कि लगभग इनका जो उम्र है वो कितने साल का, ये मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में। पर ये कौन से देश से रिलेटेड है ये आपको यहाँ पे नीचे कमेंट करना है। तो दोस्तों आंसर है यहाँ पे इट्स अ ए, जी हाँ, इजराइल के हैं वो, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इजराइल के आइजैक हाल ही में विश्व के सबसे उम्रदराज फुटबॉलर खिलाड़ी बन चुके हैं। उनकी उम्र कितनी है, तो ये नोट कर लीजिएगा, 73 ईयर्स ओल्ड हैं ये, ठीक है। और इस आयु में प्रोफेशनल फुटबॉल मैच खेला है इन्होंने। उसके अलावा उन्होंने इजरायली टीम इरोनी और यहूदा, ठीक है, ये दोनों नाम नोट कर लीजिएगा। इरोनी और यहूदा के लिए गोल कीपिंग भी किया है, और 5 अप्रैल 2019 को ये फुटबॉल मैच खेले हैं लास्ट अपना, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन अपने आप में। और ये हैं इजराइल से रिलेटेड। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, तो देखिए इजराइल से रिलेटेड ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इजराइल का मानचित्र है ये पूरा, ठीक है। और ये जो कंट्री है ये इधर जॉर्डन से, इधर सीरिया से और इधर इजिप्ट से यानी कि मिस्र से घिरा हुआ है। और ये जो है इस तरफ ये समुद्री एरिया है, इसका समुद्री तट है। तब पर भी ये विश्व में अपनी शक्ति दिखाने के, अपना दमखम दिखाने में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देता है ये देश, ठीक है। जबकि चारों तरफ इसके खतरे ही खतरे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से रिलेटेड है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं यहाँ के हैं बेंजामिन नेतान्याहू, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ताकतवर एक अपने आप में है प्राइम मिनिस्टर। इसका कैपिटल दोस्तों पूछे तो बताइएगा जेरूसलम, और करेंसी है यहाँ की इजरायली न्यू शेकेल, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 6। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और पूछा जाएगा अक्सर हर साल का। देखो अब ये 19-20 का वित्त वर्ष का पूछा जा रहा है, तो विकास दर रखा गया है इस बार का 7.5% का, ठीक है। देखिए इसके बारे में थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि मैं बता दूं कि विश्व बैंक के अनुसार 2019-20 में भारतीय का जीडीपी का विकास दर जो है वो रखा गया है 7.5%। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस बार वित्त वर्ष अगर देखा जाए तो वित्त मंत्रालय जो इस बार किन्होंने अपना बजट पेश किया है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आंसर है पीयूष गोयल,
ठीक है। तो पीयूष गोयल जो हैं ये आपके रेल मंत्री हैं और कोल मंत्री हैं, ठीक है। पर इन्होंने इस बार फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोस्ट लिया और ये जो वित्त वर्ष है 2019-20 का ये अब इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है। और देखिए एक बात और बता दें कि वित्त वर्ष 18-19 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितनी थी, तो 7.2 थी। अब जबकि यहाँ पे 7.5 बताई गई है 2019-20 की, इसको एक टारगेट रखा गया है। अब देखिए 19-20 के लिए जीडीपी का अनुमान तो 7.6 का रखे जाने वाले था, पर यहाँ पे 7.5 रखा गया है ताकि ये इससे कुछ अनियमितता ना आ जाए, ठीक है। और विश्व बैंक के से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी है और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। आप सभी को मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है। और विश्व बैंक जो है ऋण देने वाली एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य है विभिन्न देशों के अर्थव्यवस्था को व्यापक और विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करना और विकासशील देशों को गरीबी उन्मूलन से बाहर निकालना, ठीक है। इसमें लगभग 189 जो है देशों का सदस्यों की सदस्यता है और यहाँ पे आदर्श वाक्य है निर्धनता मुक्त विश्व, ठीक है। तो विश्व बैंक का एक थीम है निर्धनता मुक्त विश्व। चलिए तो इसके लिए काम करना है आपको भी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों 7। विश्व बैंक द्वारा, देखिए ये भी रिलेटेड है विश्व बैंक से ही। तो विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2018 में विश्व में सर्वाधिक प्रेषण, यानी कि जो हम बात करेंगे रेमिटेंस की, ठीक है, रेमिटेंस यानी कि प्रेषण, ठीक है, जो कि धनराशि किस देश को प्राप्त हुई है सबसे ज़्यादा, ठीक है। आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक रेमिटेंस धनराशि किसको प्राप्त हुई है। तो ये रेमिटेंस क्या है दोस्तों, तो ये काला धन होता है एक तरह से, ठीक है। तो ये प्राप्त हुई है दोस्तों भारत में, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत को विश्व के सर्वाधिक 79 अरब, जी हाँ 79 अरब डॉलर, ये नोट कर लीजिएगा, 79 अरब डॉलर जो रेमिटेंस प्राप्त हुए हैं। यह राशि भारत को विश्व में निवास करने वाले नागरिकों से प्राप्त हुई है। और भारत के बाद चीन जो है वो है 67 अरब डॉलर, मैक्सिको कितना है तो 36 अरब डॉलर, और फिलीपींस कितना है तो 34 अरब डॉलर, और मिस्र है 29 अरब डॉलर का स्थान पे अपने पावदान पे बना हुआ है। देखिए रेमिटेंस का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए थोड़ा। यह विदेश में काम करने वाले उन व्यक्तियों द्वारा अपने देश में अपने परिवार को भेजी जाने वाली धनराशि है और विकासशील देशों में इस धनराशि का निर्धनता उन्मूलन से काफ़ी महत्व होता है। तो ये कोई काला धन नहीं है, ये रेमिटेंस, यहाँ पे ये आप घूस नहीं समझिएगा, ये बाहर रहने वाले उन लोगों के धन हैं जो कि अपने परिवारों को भेजते हैं कमाए हुए धन, ठीक है। तो इससे इस सरकार को भी फायदा होता है, ठीक है। अब देखिए इस पे जो मुख्य बिंदु होते हैं वो मैं आपको बता दूं कि यूरोप तथा मध्य एशिया, ठीक है, यूरोप तथा मध्य एशिया में जो रेमिटेंस है वो 11% की वृद्धि के साथ 59 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। वहीं हम बात कर लें एशिया के प्रशांत क्षेत्र में, तो 2018 में जो पूर्वी एशिया थी वहां पे प्रशांत क्षेत्र में 7% की वृद्धि हुई है और यह आंकड़ा 2018 में 143 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। खैर ये विश्व से रिलेटेड है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, पर इससे रिलेटेड यही पूछ सकता है भारत से कि भारत में कितना आया है। तो ये याद रखिएगा 79 अरब डॉलर जो है टोटल पैसा विदेश से इंडिया आता है। तो कैसे आता है ये जान गए आप। रेमिटेंस क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से सुन लीजिए। यह वह विदेश में कमाए जाने वाले व्यक्ति द्वारा अपने देश में अपने परिवार को भेजी जाने वाली धनराशि होती है, ठीक है, कोई काला धन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किन दो देशों के बीच मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, देखिए युद्धाभ्यास से एक क्वेश्चन और आ गया और ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी कहीं बताया है, तो आंसर नोट कीजिएगा, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। तो देखिए मित्र तो दुश्मन, इसका उल्टा याद रखिएगा, मित्र तो दुश्मन। तो भारत का दुश्मन पाकिस्तान है अभी, पर राम राज्य में भारत का दुश्मन रावण हुआ करता था जो कि श्रीलंका से हुआ करता था। तो यहाँ से याद रखिएगा मित्र और दुश्मन, यानी कि इंडिया और श्रीलंका। तो आंसर है सी। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं कि इनका जो युद्धाभ्यास है दोस्तों 26 मार्च से 8 अप्रैल के बीच समाप्त हुआ है अभी, ठीक है। तो ये इसलिए करंट है तो इसलिए इसका क्वेश्चन तो बनेगा ही बार बार, ठीक है। और इसमें करीब बता दें भारत के 120 सैनिक जो हैं वो पार्टिसिपेट किए हुए थे, ठीक है, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसका उद्देश्य क्या है
तो मित्र शक्ति जो शुरू किया गया था देखिए 2012 में, ठीक है। इसकी शुरुआत दक्षिण एशिया के हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से भारत और श्रीलंका का ये मित्र शक्ति संयुक्त राष्ट्र की तरफ से शांति मिशन के लिए एक सार्थक रहे, इसलिए इस युद्धाभ्यास को किया गया था। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है यहाँ एग्जाम में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में मैंने बताया है। चीन के प्रभाव को कम करने के लिए ये युद्धाभ्यास दक्षिण एशिया और हिंद महासागर के क्षेत्रों में किया गया था, पर ये 2012 से रिलेटेड था, यहाँ से हो रहा है तब से। और भारत और श्रीलंका के बीच 26 मार्च और 8 अप्रैल को ये मित्र शक्ति नामक जो युद्ध अभ्यास हुआ है, इसका आयोजन किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर, यहाँ पे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों ये एक अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये दोस्तों है आंसर यहाँ पे इट्स ए ईरान। अमेरिका ने ईरान को एलिट सैन्य बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन, ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड जो कॉर्प्स है यानी कि जो पुलिस है या जो सैनिक है, ये जो है ईरान का एक गवर्नमेंट, जी हाँ, जो ईरान जो गवर्नमेंट है वो सैनिक जो इनके चलाते हैं, उसे ही अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो इनके ही देश के, इनके ही सैनिक को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ईरान न केवल आतंकवाद को प्रायोजित करता है, बल्कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को द्वारा आतंकवाद को वित्तीय सहायता भी देकर उसको बढ़ावा देता है, और ऐसा मानना है अमेरिका का। ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने अपने देश के सरकार की इकाई को ही अपने किसी दूसरे के देश के इकाई को ही आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। दोस्तों ये बता दें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये याद रखिएगा 1979 में इसकी स्थापना हुई थी, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की, ओके, जो कि 22 अप्रैल को हुई थी, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके एग्जाम में भी, ओके। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया आपने, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है ईरान से कि इसके प्रेसिडेंट कौन है। तो प्रेसिडेंट हैं दोस्तों हसन रूहानी, और कैपिटल है इसका तेहरान। ईरान का राजधानी कहाँ है? तेहरान। और करेंसी तो ईरानी रियाल है यहाँ पे। सुप्रीम लीडर जो यहाँ के अली खेमनाई है, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे पर्शियन बोली जाती है, ठीक है। चलिए ये 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से बन सकते हैं, रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है आपका, तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे नीचे। अभी हाल ही में भारतीय सेना में किस तोप की शामिल किया गया है? तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आंसर होगा इट्स ए धनुष होवित्जर। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में जान लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। धनुष होवित्जर जो है तोप है एक तरह का, और इसे भारत में ही बनाया गया है, और इसे भारतीय सेना में इसको शामिल भी कर लिया गया है। तो ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट यहाँ से। इससे भारतीय सेना की शक्ति में काफ़ी वृद्धि होगी, और धनुष आर्टिलरी गन जो कि धनुष 155 मिलीमीटर और 45 मिलीमीटर की एक आर्टिलरी गन है, जिसे हम लोग तोप कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा गन है, गन तो तोप ही जैसा होता है ना, तो ऐसा ये तोप है, ठीक है, ऐसा ये तोप है जिसे हम लोग जानते हैं किसके नाम से? तो आर्टिलरी गन के नाम से, ठीक है। इसे भारतीय सेना की आवश्यकताओं के आधार पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता द्वारा विकसित किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कहाँ इसको बनाया गया था, ठीक है। तो बनाया गया था ये जबलपुर में स्थित गन कैटरेज फैक्ट्री GCF द्वारा निर्मित किया गया है, पर जो इसका पूरा डिज़ाइन था ये तैयार किया गया है OFB यानी कि कोलकाता में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए इतनी सारे क्वेश्चन यहाँ से हम लोगों से आपके द्वारा आपके तक शेयर किया गया है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, और इसको लिखिए, याद कीजिए, जितना हो सके क्वेश्चन को लिखा करें तो याद रहेगा हमेशा के लिए। और क्वेश्चन का PDF पढ़ लीजिएगा, एक बार PDF हम लोग दे देंगे टेलीग्राम पे, तो इस PDF को भी पढ़ लीजिएगा, ताकि हर क्वेश्चन का आंसर आपको याद रह सके एग्जाम के टाइम तक भी। तो दोस्तों आज हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, आपके एक लाइक के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। और लाइक कीजिए ना कीजिए, पर एक काम कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, जो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारे क्वेश्चन आंसर उन विद्यार्थियों तक जाएं जो कि घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय।